सीधी तस्वीरें वहां दिल्ली से दिखाते हैं। जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका अंकुर डोबरियाल जी। आपने एक समा बांध दिया, आपने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गणेश जी के मंत्र के साथ जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो वो कार्यक्रम बहुत बेहतर रहता है, बहुत ऊंचाइयों को छूता है, और हम भी इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय जी को। तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। सर प्लीज आप स्टेज पर आएं। और साथ ही एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राजश्री राय जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आएं। सर प्लीज, क्योंकि इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, सो प्लीज आप आएंगे। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मेहमान सभी लोग अभी पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही लम्हों में। जैसा कि मैंने एक बार आप लोग को बताया ही कि ये कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया है। दरअसल ये उन लोगों को सलाम करने के लिए आयोजित किया गया है जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से भारत को भारत रहने में, भारत को भारत बने रहने में और बनाए रखने में अपना सहयोग दिया है। और आमतौर पर एक औपचारिक हॉल में जब हम बैठते हैं और औपचारिक शुरुआत होती है तो दिए जलते हैं और उसके बाद कुछ खास तरह के गीत गाए जाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मैं समझती हूँ कि भारतीयों की सबसे खूबसूरती ये है कि वो मिट्टी के बने होते हैं, जैसे हैं वैसे होते हैं। और ये ठीक कार्यक्रम भी कुछ वैसा ही रहा, शुरू हो गया बस, और एक नया बच्चा आता है, गाता है, गुनगुनाता है, हम लोगों को हंसाता है, हर उम्र के लोगों को से ताली बजवाता है और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दरअसल इस कार्यक्रम का लक्ष्य ये है कि न केवल एक उन लोगों को सलाम किया जाए बल्कि इस तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जाए, क्योंकि इस मंच पर जिन लोगों का सम्मान होने वाला है वो उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो युवा हैं और जिन्होंने सोशल मीडिया जो एक नए तरह के का माध्यम है, चाहे वो आजकल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बार बार कह रहे हैं और तमाम आप अधिवक्ता गण भी बोल रहे हैं कि किस तरह से नए डिजिटल चीज़ों का उपयोग किया जाए, उस पर अपना रंग जमाते हैं, अपनी धाक जमाए रखते हैं। और वो लोग कैसे इस देश को, इस समाज को आगे लेकर चलेंगे, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। और इस सम्मान के लिए जो जिन लोगों को हमने बुलाया है वो लोग भी बेहद खास हैं। केजी वाला कृष्णन साहब जो बस कुछ ही लम्हों में हमारे साथ आने वाले हैं और हमारी टीम उनको लेकर आपके सामने रखेगी। उनको फॉर्मर सीजीआई हैं, उनको बुलाने के पीछे एक खास वजह रही। केजी बाला कृष्णन का जो दौर था वो दौर था जब टेक्नोलॉजी ज़रा सी आ रही थी। कुछ लोगों के हाथ में फ़ोन आ गए थे और जिनके हाथ में फ़ोन होते थे वो बड़े ही ख़ास लोग और धनी लोग माने जाते थे। और उस दौर का वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो व्यक्ति जिसने आधुनिकता को धीरे धीरे आते देखा,
उसे ये देखना बहुत जरूरी है कि आज की दुनिया किस कदर आधुनिक हो चुकी है, क्योंकि हम लोग एक भारतीय होने के नाते इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि परंपरा को भविष्य से कैसे जोड़ा जाए। इसलिए उनको हमने बुलाया है हमारे बीच। बेहद खास मेहमान और अवार्डीज हैं, उनका परिचय भी मैं एक एक करके दूंगी। उसके साथ साथ हमारे बीच एसपी बघेल साहब रहेंगे। एसपी बघेल साहब आएंगे तो मैं जरूर इस बात को कहूंगी, लेकिन आप लोगों को भी ये बता दूं कि शायद सरकार वही अच्छी होती है जो सबसे सुलभ हो और बहुत जल्दी आपके सेवा में हाजिर हो जाए। एसपी बघेल को एक मंत्री के तौर पे मैंने वैसे ही देखा है। आप फोन करें तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि एक मंत्री खुद फोन उठाएगा और कहेगा कि देखिए मेरी एंगेजमेंट ये है, लेकिन फिर भी मैं वक्त निकालूंगा, और वो आ जाएगा और आने के पहले आपको फोन करके बताएगा कि मैं निकल चुका हूं, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, प्लीज आप देखिए आपका कार्यक्रम कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा। और ऐसे तमाम और मंत्री भी हैं और वो सभी लोग एक एक करके आएंगे। उसके साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति जो हम सभी के लिए, मेरी संस्था के लिए और न जाने कितने युवा दिलों के लिए, युवा मस्तिष्क के लिए, युवा महत्वाकांक्षाओं का एक प्रेरणा स्रोत रहा है। और मेरी खुशकिस्मती है कि उस व्यक्ति के जीवन को करीब से देखने का और उसका सौभाग्य मुझे मिला है। और प्रदीप राय सर हमारे बीच हैं, जिनसे बाहर के लोग तो सीखते ही होंगे। मैं शायद आप सबों से ज्यादा इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हूं कि हर वक्त हर पल मैं उनसे सीखती हूं और कोशिश करती हूं कि कुछ गुण उनके मेरे अंदर भी आ जाएं। बहरहाल अब अपने कार्यक्रम की औपचारिक जब शुरुआत हमारी एंकर ने कर ही दिया है और अंकुर ने कर ही दिया है, मैं उनसे जरूर दरख्वास्त करूंगी कि वो आके दो शब्द जरूर बोलें, क्योंकि इस भीड़ में बहुत तो लोग वो हैं जो उनके दोस्त हैं, जो उनको कितनी बार भी सुने तो बोर नहीं होते और बार बार सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको आमंत्रित करूंगी। मुझे इन्होंने बताया नहीं था कि मुझे बोलना है। मैं तो ये समझ रहा था कि इनका कार्यक्रम है, हमें आकर के इन लोगों के साथ बैठना है और ये पुरस्कार का समारोह है। फिर भी मैं यहाँ पे कम से कम अकेला नहीं हूँ। इनके ऑफिस में तो मैं जाता हूँ, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। यहाँ पर तो सारे हमारे लोग बैठे हैं और हमारे भाई लोग हैं जो कि हमारी ताकत हैं। मैं यहाँ पर सारे जो मेहमान हैं इन सबका स्वागत कर रहा हूँ। साथ साथ देवदत्त जी यहाँ बैठे हैं, प्लीज आप खड़े हो सर एक मिनट। देवदत्त जी का मैंने इसलिए खास तौर से नाम लिया कि हमारे यहाँ सुप्रीम टावर और सेंगर साहब, प्लीज आप भी सर जरा सा खड़े हो। ये हमारे यहाँ लॉ ऑफिसर थे नोएडा अथॉरिटी के, CLA, और ये थे नोएडा के चेयरमैन और CEO। जब हमें जमीनों की जरूरत थी वकीलों के लिए तो ये कहा गया कि सोसाइटी बनानी पड़ेगी और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से वो रजिस्टर कराया। उसके बाद से जब मैंने रिक्वेस्ट की तो देवदत्त साहब ने 24 घंटे के अंदर हमारे वकीलों के लिए जमीन आइडेंटिफाई किया। 10 एकड़ का प्लॉट मेन रोड पे हम लोगों को दिया वहां पे, और यहाँ तक ये तैयार हो गए थे कि बनवाने का काम भी हमारा होगा और ये कीमत 22 लाख से ऊपर 4 बेडरूम के फ्लैट की हम नहीं आने देंगे। लेकिन कुछ कारण रहा, वो हम लोग जो नोएडा अथॉरिटी को नहीं दे पाए बनाने के लिए, और वो 10 एकड़ का आपका योगदान है जो कि हम लोग कभी, कई सारे लोग रहते भी हैं वहाँ पे उस सुप्रीम टावर में, तो मैं उस योगदान को नहीं भूला। और एज CLA सेंगर साहब, कभी भी कोई ओपिनियन जाती थी अगर हमारे वकीलों से रिलेटेड हो तो ये फटाफट करते थे 1 मिनट के अंदर। हमें याद है लाहौटी साहब इस दुनिया में नहीं है, KG बालाकृष्णन साहब आने वाले हैं, लेकिन एक ऐसे चीफ जस्टिस वो रहे जो हम लोग अगर ये कहते थे कि सर एक लेटर लिख दीजिए सिफारिश के लिए, तो उनका चीफ जस्टिस का जो दफ्तर था वो हमेशा अवेलेबल था हम लोगों को, वो लिख देते थे लेटर। मैंने उनसे कभी रिक्वेस्ट किया कि सर एक चिट्ठी आप जरा सा हेल्थ मिनिस्टर को लिख दीजिए, उनकी तरफ चिट्ठी लिख जाती थी, जो कि आमतौर पे बाद में देखने को नहीं मिला। और जो मुख्य न्यायाधीश जो भी बने वो ये मान के चलते हैं कि हम एक पद पर बैठे हुए हैं, हमें लिखना नहीं चाहिए, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि बार और बेंच ये दोनों एक ही है और इन दोनों की जो समस्याएं हैं या दोनों का जो साधन है वो भी एक है। मान लीजिए वकील कोर्ट ही नहीं पहुंच पाए तो आप न्याय क्या कर लेंगे।
और वकील के पास स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो। अब कोविड का सारे जजेस ने प्रोटेक्शन लिया अपने आप, लेकिन वकील कोविड से ग्रसित हुए तो कहां बच पाए, वो उनको भी लगी गया। इसलिए आपको दोनों तरफ का ध्यान रखना है। और केजी बालाकृष्णन साहब उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जो कि हमेशा उपलब्ध रहे। उस समय तो हम लोग एक यंग मेंबर थे और हम लोग लाहौटी साहब की जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो भी याद रखते हैं। यहां तक ऐसे चीफ जस्टिस थे, देवदत्त जी को तो एक और बात से याद करता हूं, देवदत्त जी को और सेंगर साहब को, कि लाहौटी साहब का घर इन लोगों ने 10 दिन में खोज के दे दिया। उनको घर नहीं था उनके पास, जब वो यहाँ से ऑफिस डिमिट किया उन्होंने, तब रिटायर्ड सीजीआई को घर नहीं मिलता था। और उनको रिटायरमेंट होने के बाद से क्या उनको मिले और नहीं मिले, इसका एक संकट खड़ा होता था। तो पहले हम लोगों ने जजेस की हाउसिंग सोसाइटी बनाई, मगर उनको डर था कि कहीं इसमें हमारा नाम नहीं हो जाए कि खुद के बेनिफिशियरी हैं और ये ले रहे हैं। इतना ध्यान रखते थे लोग। और मैं तो बाकी यही कह सकता हूं कि आप दोनों लोगों ने जो हमारे बार के लिए किया है उसके लिए आप दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फॉर्चुनेटली हमने आप लोगों की प्रेरणा से ही और आपकी सलाह से ही हमने 152 एकड़ का जेवर एयरपोर्ट के पास एक और MOU हमने साइन किया सरकार के साथ। और हमें चाहते हैं कि हमारी जब बार को वो भी जगह मिल जाए जहां पे हम लोग के सबके प्लॉट्स वगैरह बन सकें। लेकिन ये आयोजन बार का नहीं है, मगर हम लोग कैसे चुकेंगे बार की बात किए बिना। ये आप सब लोगों के सम्मान का है और आप लोगों का जब सम्मान होता है ये सब हम लोगों का सम्मान है। क्योंकि आप लोगों का जो योगदान है अगर हम उसको याद नहीं करें, उसको सम्मानित नहीं करें, उसको हम पहचाने नहीं, इसका मतलब ये है कि हम अच्छी चीज़ों को नहीं पहचानते और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित नहीं करते। इसलिए आप सबके सम्मान से हम अपने आप को सम्मानित और अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। कई ऐसे यंग लॉयर्स, कई ऐसे वरिष्ठ लोग, कई ऐसे लोग जिनसे हम सीखते हैं, कई लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं। अजय पांडे जी यहाँ पे हैं जो कि जिंदल स्कूल में इनके कर्ता धर्ता हैं। और कई ऐसे लोग जिनको कि मिलने के बाद, मनोज मिश्रा जी हैं स्कोरा के प्रेसिडेंट, विक्रांत भाई हैं यहाँ पे, और कई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कई सीनियर लोग हैं। मैं सबका नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें से बैठा हर वो व्यक्ति है जिसका आशीर्वाद आप लोगों को, आप जैसे लोगों को हमेशा मिलता रहा है और मिलेगा। और मैं केवल आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप अच्छा काम करते रहिए। और देवदत्त जी जैसे जो अधिकारी हैं और सेंगर साहब जैसे लोग, वो वकीलों के समस्याओं का भी उतना ही ध्यान रखें जितना उनको रखना चाहिए। क्योंकि अंत में वकील परेशान होगा, खाली होगा, तो आप लोगों के पीछे पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उनको आप खुश रखें, उनको प्रसन्न रखें और उनको ऐसे रखें कि वो खुश होकर के आप लोगों के लिए समाज में अच्छा योगदान दें। मैं और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं इनकी तरह हिंदी भाषा में मेरी महारत नहीं है। मैं हिंदी के प्रोफेसर का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो गांव के आदमी का पुत्र हूँ। गांव से ही हमने पढ़ाई की है और मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ शहर के अंदर। मेरे से पहले कोई मेरे घर का शहर में नहीं आया था। तो बहुत से लोग नहीं मानते हैं। मैं इनको अपने स्कूल पे ले गया था। मैं बहुत स्कूल पे जाके मैं बड़ा भावुक हो गया था। मैं रोने लगा तो ये भी रोने लगी। बोले कि आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं जैसा पढ़ता था जैसे स्कूल में, वो स्कूल आज तक वैसा ही है। मतलब वही एक बड़ा सा पेड़ और उस पेड़ के नीचे चारों तरफ चलती हुई कक्षाएं, कोई कमरा नहीं, कोई अध्यापक तब भी नहीं और अब भी नहीं। तो मैंने कहा कि ये आज भी नहीं बदला, ये सरकारी स्कूल है। लेकिन इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। खैर अब मैंने बनवा दिया उसको, अच्छा स्कूल बन गया वहाँ पे और चल रहा है। तो मैं इनको लेके गया था अपने स्कूल पे और ये बताने के लिए हमेशा कहती थी कि आप ऐसे ही बेकार में बात करते हैं, आप थोड़ी ऐसे स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और इसीलिए मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। इसीलिए मैं बड़े आसानी के साथ मैं उस तबके के साथ, उस वर्ग के साथ अपने को जोड़ पाता हूँ। मेरे सारे मित्र आज भी जो गाँव में कोई साइकिल की पंचर की दुकान किसी की है, वो भी मेरा दोस्त है। कोई आज भी बैलों का ख्याल करता है, जानवरों का ख्याल करता है, वो भी मेरा मित्र है। और जो आप जैसे लोग हैं वो लोग भी मित्र हैं। तो हर एक मित्र का मेरा तबका बड़ा अलग है और मैं दिल से, मैंने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने से बड़ा नहीं समझा और अपने से छोटा नहीं समझा। तो मैं आप सब लोगों की प्रेरणा से सब चल रहा है। मैडम आपने बेकार में मुझे फंसा दिया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं माफ़ी चाहते हुए अगर कोई कमी रह गई हो इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये पत्नी का कार्यक्रम है, कमी हो भी तो मैं बोल नहीं सकता, तो आप लोग भी मत बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप राय सर, आपने बहुत अच्छे से और जिस तरह से आपने बताया
ये कितना जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये बातचीत में, आचार विचार में साफ तौर से झलकता है, क्योंकि ये बताने में कतई परहेज नहीं करते कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हमने पढ़ाई की, कैसे हम आगे बढ़े। और ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कैसे एक छोटे सी जगह से निकलकर इंसान बड़ा बन सकता है अगर इतनी इच्छा शक्ति हो और आगे बढ़ने का मादा हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। बहरहाल हम अवार्डीज को भी बताएंगे और उनको बुलाएंगे स्टेज पर, उन्हें सम्मानित करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एपीएन न्यूज और बालाजी फाउंडेशन हर वक्त एक ऐसे प्रतिभा को निखारने की कोशिश करता है जिसने समाज में, समाज के उत्थान के लिए उत्कृष्ट काम किया है। और यही वजह है कि हम लोग आपके बीच हैं, आप लोग इस एक छत के नीचे हैं और ये मौका हमें राष्ट्रीय मैम ने दिया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ऐसा एक कार्यक्रम मैम आप करते रहिए, हम सभी को एक मंच के नीचे आने का मौका दीजिए जिससे कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें और ऐसे प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते रहें जो वाकई समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम सभी को एक नई दिशा, एक नई दशा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल हम अवार्डीज को यहाँ पर बुलाएंगे। मैं एक बार नाम अनाउंस कर देती हूँ और फिर आप रेडी रहिएगा उसके लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा क्योंकि पूर्व सीजीआई हमारे बीच में पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच में पहुंचेंगे जैसे कि मैम ने आपको बताया। तो अवार्डीज रहेंगे अनिल नागर जी, जिन्होंने फाउंडर अड्डा 24/7 में एक बेहतरीन काम किया है और उनको अवार्ड दिया जाएगा भारतीय एक्सीलेंस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन ऑनलाइन एजुकेशन और उनको सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट जी को भी बुलाऊंगी जो एमडी है मुथूट फाइनेंस के और उनको सम्मानित किया जाएगा भारतीय एक्सीलेंस अवार्ड फॉर फाइनेंशियल एक्यूमेन के लिए। साथ ही अगले जो अवार्डी रहेंगे, हमारे साथ बहुत सारे अवार्डी रहेंगे, उनको हम बुलाएंगे और बस कुछ ही देर का, कुछ ही क्षण का और इंतजार। हमारे बीच केजी बालकृष्णा साहब होंगे जो कि पूर्व सीजीआई हैं, जिन्होंने बेहतरीन योगदान दिया है। बघेल साहब हमारे बीच होंगे, बस कुछ ही क्षण का इंतजार और हमारे बीच वो उपस्थित होने वाले हैं, बाहर तक पहुंच गए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हमारे बीच में पहुंच गए हैं एसपी बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है उनका। तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करिए एसपी बघेल साहब। हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री जी एसपी सिंह बघेल जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। पार्टी के और उन्हें शॉल और बुके देकर सम्मानित किया जाए, मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। और केंद्रीय एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए और सम्मानित किया जा रहा है। और दरअसल उनकी एक अलग भूमिका रही है राजनीति में और राजनीति में किस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़कर कार्य किया है ये आप हम सभी के सामने हैं। विकास के पथ पर मोदी सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, एक अहम भूमिका उसमें एसपी सिंह बघेल साहब निभा रहे हैं। तो कैसा उनका राजनीतिक करियर अभी तक रहा और इस जर्नी को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एसपी सिंह बघेल तेज तर्रार राजनेता और केंद्रीय मंत्री के तौर पर बेहद कम समय में छाप छोड़ने वाले एसपी सिंह बघेल आगरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आप केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र को अपने निर्वाचन क्षेत्र से लेकर अपने मंत्रालय में बाखूबी ढालकर विकास का नया मॉडल देने वाले बघेल वर्ष 1998 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। साल 2017 में टूंडला से चुनाव जीतने वाले बघेल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और आपने ऐतिहासिक शहर से अहम जीत दर्ज कर
अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता की धमक दिखाए। सर, आप ऐतिहासिक काम करते रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, आपका मंत्रालय ऐसे ही काम करता रहेगा, जो हम सब के सरोकार से जुड़े हुए काम होंगे और हम लोगों की भलाई होगी, जनता की भलाई होगी। बहरहाल मैं एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राजश्री राय जी को यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप 2 शब्द कहें। बहुत बहुत स्वागत एसपी सिंह बघेल जी आपका इस मंच पर। आपके आने के पहले हमने काफ़ी चर्चा की कि ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्यों हमने किया है, लेकिन आपके लिए ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से बाहर आ जाती है, जिनका आना बाहर की आमद का खबर होता है। एसपी सिंह बघेल को मैं एक ऐसे ही मंत्री के तौर पर देखती हूँ, वो इसलिए कि उनका जो मंत्रालय है वो मंत्रालय जो हाल फिलहाल में हमने देखा है, पहले न्याय था जो बड़ा ही रूखा सूखा मंत्रालय माना जाता है, जहां हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन जिसे कहा जाए कोमलता मधुरता की बात नहीं होती है। दूसरा मंत्रालय आया स्वास्थ्य का, जहां पर दुख है, दर्द है और दर्द को दूर करने की कोशिशें हैं, वहां पे भी शायद मधुरता का नाम नहीं रहता। लेकिन उनको जो मैं एक बहन के रूप में जानती हूँ जितना, और तो मुझे ये पता है कि ये शख्स दिल से केवल मधुर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत रस यानी कि कविता, काव्य, साहित्य का वो प्रेमी है जो अभी आप थोड़ी देर में उनके भाषण में भी जरूर देखेंगे। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी मंत्री जी की इस कार्यक्रम में, जहां हम आने वाले भविष्य को और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के 7 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को जमीन पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, यंग हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी धाक रखते हैं, बड़ी नाम रखते हैं। और इसके अलावा इस पूरे प्रांगण में, इस ऑडिटोरियम में तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोग हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपकी पृष्ठभूमि से भी हैं, जो पहले आप संभालते थे, वकील हैं, जजेज हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, पुलिस सर्विसेज से हैं, तरह तरह के लोग, और साथ में कला के लोग। जो सबसे इस कार्यक्रम का मैं जो समझती हूँ कि हाईलाइट है, वो हाईलाइट 2 चीजें हैं। एक तो ये कि नए लोगों का सम्मान, और हमारे साथ केजी बालाकृष्णन साहब फॉर्मर सीजीआई आ चुके हैं और उनका स्वागत हम लोग करेंगे। आप सभी लोग मिलके हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सर, काफी तेज बारिश हो रही है और केजी बालाकृष्णन साहब, मैं आपको बताऊं, वो बॉम्बे थे जब हमने बताया कि ये कार्यक्रम है और इसमें आपका आना क्यों जरूरी है। जो कारण मैंने आप लोगों को दिया वही कारण हमने उनको भी दिया। उन्होंने फ्लाइट ली और वो उतरे और उसके बाद वो घर गए। आज फिर उनको शाम को आर्बिट्रेशन में जाना है। वो इस बारिश में भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आऊंगा जरूर क्योंकि मुझे नई पीढ़ी से मिलना है। बहरहाल, जब तक उनका स्वागत मैं करूं, मैं ये जरूर बता रही थी कि इस कार्यक्रम के जो 2 हाईलाइट्स हैं, एक हाईलाइट तो ये है कि जहां हम यंग ऐसे चेहरे जिनको शायद आप चेहरे से नहीं पहचानते हैं, लेकिन जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग 90 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन है। ये कहना आसान लगता है, शायद हम लोग अगर गिनने बैठे तो 100-200 लोगों को गिन न पाए एज ए दोस्त। और ऐसा कोई यंग सा बच्चा जो 22-23 साल का होगा या फिर 30 साल का होगा और उसकी 20 मिलियन फॉलोइंग है, आप समझिए कि वो क्या रसूख रखता होगा। तो उसको हम सम्मानित करेंगे और इसके साथ साथ इस मंच को आप देखेंगे भारत के सबसे ओरिजिनल, जिसको कहा जाए शाश्वत रंग में, और वो रंग है जहां सब कुछ एक हो जाता है, सूफीज्म का रंग। और इसलिए हमारे साथ 2 अहम मेहमान भी हैं और अवार्डी भी हैं। एक मेहमान है जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़े हुए हैं, जहां पर जो 800 साल की परंपरा को निभा रहे हैं और जहां पर आज भी लोग जाके अपनी मन्नतें करते हैं, मन्नतें मानते हैं और वो पूरी होती है। और इसके अलावा कहते हैं कि निजाम के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, दरबार से कोई खाली ना जाए, इसकी ताकीद वो खुद करते हैं। और दूसरे अवार्डी हैं
एक ऐसा नाम वारसी बंधु जिन्होंने न केवल सूफीज्म को अपने जीवन में उतारा है, बल्कि अपनी आवाज के माध्यम से हम सबको बताया है कि हम कौन हैं, हमारी मिट्टी क्या है और कैसे हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, हमारे पहचान एक है। छाप तिलक सब छीनी हमसे नैना मिलाए के, यानी कि सब कुछ छिन गया, बस रह गया तो केवल वो जो हमारी पहचान है, जो हमारी शाश्वत परिचय है। और वो व्यक्ति आज इस मंच पर, जहां पर आमतौर पर जजेज के भाषण हुए होंगे और वकीलों की बड़ी बहसें हुई होंगी, तर्क वितर्क हुआ होगा, आज यहाँ का माहौल बदलने वाला है। आप सभी लोग अपने सीट बेल्ट बांध ले, यहाँ का मौसम अच्छा बनने वाला है। बाहर मौसम बिगड़ा है पर यहाँ का मौसम अच्छा होने वाला है। तो वो भी होंगे इस मंच पर, और आपका होना उनके लिए एक और बड़ी शाबाशी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो वो गाएंगे, कला के लिए बड़ा जरूरी होता है वारसी साहब कि जो आप कहें उस कलाम को समझे भी कोई और उसको दाद भी दे। तो वो ऐसा व्यक्ति है आपके साथ मंच पर जो आपके कलाम को समझेगा और दाद भी देगा। और इस बीच हमारे साथ फॉर्मर सीजीआई केजी बालाकृष्णन साहब, बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस मंच पर। आपके इस कोशिश के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना व्यस्त रहे उसके बाद भी हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं चाहूंगी प्रदीप सर से और बघेल सर से कि सर का सम्मान प्लीज करें। देवदत्त सर आप ऊपर आ जाएं, सर के साथ एक फोटो। सर देवदत्त सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सभी लोग स्थान ग्रहण करें और उसके बाद सर एक इस कार्यक्रम की हम औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं अपने बाद सर, यूं तो आप देर से आए लेकिन सर को ही मैं बुलाना चाहूंगी। केजी बालाकृष्णन सर, प्लीज शेयर योर 2 words विद अस, प्लीज ब्लेस अस। Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm sorry I am a little late. I was not in the city. I came just 1 hour before. Then I rushed to this function because it is so. About the organization also, I except he calls me for some discussion on very important issues of national importance, insurance, then various other bank, deposit of bank. And we also recently discussed about the senior citizenship. Senior citizen, some commission should be constituted. That is because there are many, even their own children are not looking after them. Then the relatives, even after taking property from them, they are not. They are physically, they require medical help, economic help, other help. So the state should intervene and help them. So there should be
a sort of commission which has got some, not only not like the usual commission, because usual commission has got only the recommendatory body. This should have some power to inflict some punishment and see that their interests are taken care of. It's only the government can do it. There should be a proper legislation. There should be a proper commission, and the best suitable person should head such things. This is we have to study the various matters in other countries, how their elders are being looked after. So such similar enactment should be there in India also. It is otherwise we have a large number of now the longevity has increased. Earlier it was about 40, 45, now 54, 70, 74 is the longevity of Indian citizens. So, the longevity increases is a good sign of health, but at the same time, after 50 years, body will have inherent problems, medical problems. So unless it is taken care of, well taken care of by others, by medical help, and small things, somebody should come to their help, that's all. Not that they should be given the constant attention or anything. So that is one idea which we had discussed in detail. So matters like common interest, important things should be discussed, and the public opinion should be created. It is said that the law is the essence of public opinion. So we should create public opinion so that there should be a better condition, and the country, we all proud that the country is economically moving forward. Of course it is moving forward, but at the same time, the welfare of the people should move along with the economic progress which is in this country. There should be inclusive growth of all people. Then only it will be convenient. It will be more conducive or helpful. We can become the leader of the nations. That is only what I can say. I am sorry that you must have been discussing so many other things. I could not follow I could not pass comments on those matters. But nevertheless, I'll spend some time. Happy that for the honor extended to me. Thank you. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे साथ खास अवॉर्डीज के साथ साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जस्टिस भट्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ऑडिटोरियम में। और हमारे साथ साबरी ब्रदर्स जुड़े हुए हैं और जिनको हम सुनेंगे, और जिसको मैं तो सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा तरस रही हूँ कि कब मैं आपको सुनूं, क्योंकि आपके गाने के साथ साथ कई ऐसे लोग होंगे, मैं सूफीज़म, मिस्टिक और भारत के तार और रंग वो सब तो है ही, साथ में बॉलीवुड की यदि हम बात करें तो कई ऐसे लोग होंगे जिनकी जवानी उस गाने को सुनते हुए गुजरी होगी कि देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। तो देर हमारे तरफ से नहीं होगी और हम सभी लोग मिलके बैठ के आपको सुनेंगे। उसके साथ साथ दीवान सैयद अली मूसा निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ऑडिटोरियम में आने के लिए। वो शख्स जैसा कि मैंने बताया जिसने भारत के रंग और तरंग को बरकरार रखा है। उसके अलावा हमारे साथ जो अवॉर्डीज हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो साउथ से आए हुए हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उसमें भी कई लोग साउथ से हैं और जिनको शायद बहुत मुश्किल हो रही होगी हम लोगों की हिंदी समझने में भी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि माहौल और मौसम का आनंद तो उठा ही रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी
अपने खास मेहमान एसपी सिंह बघेल जी को, और उस तालियों के साथ स्वागत। भारतीय एक्सीलेंस अवार्ड में मंचासीन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और संभवतः बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप राय साहब, आमीन। एपीएन की सब कुछ करता धरता राजश्री राय जी, विभिन्न क्षेत्र के प्रभावशाली लोग, शिक्षा, चिकित्सा, जिस में भी अवार्ड मिल रहा है, सारे अवार्डीज, देवियों सज्जनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और पद्म पुरस्कारों की संख्या बहुत कम है। अगर विभिन्न संस्थाएं, अखबारात, एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट ऐसे अवार्ड शो न करें तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। उसके साथ अवार्डीज को बधाई और शुभकामनाएं। इसका बड़ा महत्व है। ये एक शॉल, श्रीफल या ट्रॉफी तक सीमित नहीं होता है, जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। और आज से आप सीसीटीवी पे हैं देश के, कि आपको सम्मानित किया गया है तो कल से चाल, चरित्र, चेहरा और चाल सब और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आम लोग नहीं होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है, खासतौर से एपीएन का मिले। हालांकि देश में साल में दिन 365 होते हैं और मुझे 3000 अवार्ड शो के निमंत्रण मिलते हैं। कई बार लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है अवार्ड के अलावा। खैर, इसका महत्व है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को मिल रहा है और ये आम लोग होते ही नहीं है, ये थोड़े से साइको होते हैं, या मैं अपनी भाषा में कहूं जुनूनी होते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो सुबह बीवी के साथ टेबल पे ब्रेकफास्ट करें, दोपहर में कहीं हो तो लंच पर आए, फिर हाई टी पीने आए, फिर डिनर टाइम पे आए और अवार्ड भी पा जाएं। ये आम लोगों से थोड़ा ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, तन्मयता के साथ, वफादारी के साथ और स्वांता सुखाय के लिए करते हैं। धोखे से इनको अवार्ड मिल जाता है, ये अपने लिए काम करते हैं। ये आपका पहला है तो ये आखिरी नहीं होना चाहिए। जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है। मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। जो पत्थर अपने शरीर पर छेनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं वो म्यूनिसिपैलिटी की नालियों में लगते हैं। इस सभागार में लोग बैठे हैं, इन्होंने अपने शरीर पर कुछ छेनी हथौड़ी चलवा ली है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। अथवा रामलला के मंदिर में भी जो छेनी हथौड़ी खा लेते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मैंने कहा ना कि ये ट्रॉफी तक सीमित नहीं है, उसका लाइफ में बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव ये पड़ता है कि ऐसी 9 साल की उम्र में मेरे जिला परिषद के स्कूल में मैं पढ़ा हूं, जिसमें टाट पट्टी नहीं होती थी, धूल में ही बैठते थे।
थोड़े दिनों बाद मैंने सीमेंट की बोरी ले जानी शुरू की थी। खैर, तो मेरे टीचर ने 9 साल की उम्र में कक्षा 4 में मेरा नाम अंताक्षरी प्रतियोगिता में लिखा दिया। इसके बाद कुछ तैयारी कराई, मानस की बहुत सी चौपाइयाँ रटाई जो आज काम आती हैं। तो मैं अपना ब्लॉक जीता, अपनी तहसील जीता, अपना जिला जीता, और जिला जीतने पर 1969 के गरीब भारत ने प्रथम आने पर इटावा जैसे बड़े जिले में मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की दी। ताली बजने वाला डायलॉग अब आएगा, लेकिन जिसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूं। इसके बाद सरकारी गैर सरकारी तमाम साबुन, मैक्स फैक्टर, कैमे, लेवेंडर, सागर लगा लिए, वो खुशबू मिल नहीं रही है। वो साबुन की, रेक्सोना साबुन की छोटी वाली टिक्की अवार्ड के रूप में मेरी स्व अर्जित थी। उसको लेके जब मैं अपने गांव में अपने कुएं पे नहाया था तो महक आज तक मुझे याद है। उसने क्या किया, उसने 9 साल की उम्र में पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया। उस रेक्सोना साबुन की छोटी टिक्की ने माइक का डर दूर कर दिया और स्टेज का फोबिया दूर कर दिया। अब मुख्य न्यायाधीश बैठे हों या नीचे जजेस बैठे हों या एक केस में 25 लाख लेने वाले वकील बैठे हों, या मुझे राजश्री ने कहा इन्फ्लुएंसर्स, प्रभावशाली लोग बैठे हों, पैर नहीं कपकपा रहे, माइक का डर नहीं लग रहा और स्टेज का फोबिया नहीं है, क्योंकि वो इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की छोटी टिक्की ने 9 साल की उम्र में ही दूर कर दिया। अब लाल किले से बोलूं या बेगम हजरत महल पार्क में, पैर नहीं कपकपाते। ये अवार्ड का महत्व है। दूसरा जो आप कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हैं, अन्य क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ये समाज सेवा की पगडंडियां एक दिन आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आएंगी। इनमें से कुछ ऐसे भी बैठे होंगे, ये हेट ब्लडी पॉलिटिक्स। तो समाज सेवा की ये पगडंडियां एक दिन आपको राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में पद्म पुरस्कारों तक ले आएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी कार्यकाल में पद्म पुरस्कारों की थोड़ी सी परिभाषा बदल गई है। पहले एलबी का पर्स रखने वाले, राड़ो की घड़ी पहनने वाले, अमेरिकन स्टाइल से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले, यू नो करके बात करने वाले, मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले अपना एकाधिकार समझते थे कि पद्म पुरस्कार पर उनकी बपौती है। अब ऐसा नहीं है। वो भी पाएंगे, लेकिन जिसके कपड़ों से पसीने की बू आती है, जिसने लाखों पेड़ लगा दिए हैं, लाखों महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जिनके पैरों में जूते नहीं हैं और ना वो पद्म लेने के लिए उस दिन जूते खरीदते हैं, वो नैसर्गिक जीवन जैसा जी रहे हैं, ऐसे ही वो राष्ट्रपति भवन में आते हैं। ऐसा मैं 9 साल से पद्म पुरस्कारों में जाकर के उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, इसलिए जाता हूं। डॉक्टर पारिक का नाम आपने सुना होगा। एलोपैथी खत्म होती है तो होम्योपैथी शुरू होती है। आगरा के हैं, मैं आगरा का एमपी हूं। 5 महीने की डेट देते हैं वो जब कोई मरीज आता है, लेकिन पद्म बहुत दूर रहा उनसे। ये उनकी होम्योपैथी की मीठी गोलियों की खुशबू पीएमओ तक आ गई, राष्ट्रपति भवन तक आ गई, होम तक आ गई। तो हमारे शहर को भी पद्म पुरस्कार मिला है, वो होम्योपैथी में। डॉक्टर पारिक का नाम सुना होगा, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मेरा मन हो रहा था कि 10 साल की कॉपी आपसे जचवा लूं, लेकिन अभी जो मैं बोला हूं वो पुरस्कार से रिलेटेड ही बोला हूं। आप सबको बहुत बधाई, सारी शुभकामनाएं। कई बार लगता है कि थोड़ा सा सरकार का काम भी करके आना चाहिए मुझे, खास तौर से जब आप बहुत प्रभावशाली लोग यहाँ बैठे हों।
इजाजत हो तो 5-7 मिनट ले लूं। सड़क पर शौच करती हुई महिला। दिल्ली में बहुत मजा आता है मुझे भाषण देने में, क्योंकि ये इंडिया है, मैं भारत से आता हूं। सड़क पर शौच करती हुई महिला को हिंदुस्तान के हर प्रधानमंत्री ने देखा, फिर बड़े बूढ़े के आने पर या रोशनी वाली फटफटियां आने पर अचानक उसको खड़े होते हुए भी देखा, अगर किसी की जड़ें गांव में होंगी तो। कहा जाता है भोजन करते हुए कोई लाट साहब आ जाए उठना नहीं है, लेकिन शौच करते हुए कैसे उठा जा सकता है? ये कोई बिजली का स्विच नहीं है कि ऑन कर दो और ऑफ कर दो। मोदी जी ने बनाई है 4.5 करोड़ शौचालय। पुलिस की नौकरी के दौरान तहरीर में मैं पढ़ा करता था तो बलात्कार में अक्सर लिखा होता था कि मेरी पत्नी बहन जो भी है वो शौच करने गई थी तो बदमाशों ने बलात्कार कर दिया, क्योंकि ये महिलाएं सूर्योदय से पहले जाती थीं और सूर्य अस्त के बाद अंधेरे में जाती थीं, जिसका बदमाशों ने लाभ उठाया। तो जब से शौचालय बने इज्जत घर, तब से बलात्कार कम हो गया। छप्पर में, खपरेल में या पॉलीथिन में सोते हुए लोगों को सबने देखा। मैं तो 32 घर के मकान में पैदा हुआ हूं, ईश्वर का धन्यवाद, जिससे भारत के दर्द को समझता हूं, मर्म को समझता हूं। हम नवंबर तक भैंस को बाहर रखते थे, फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में उस पर बोरे की झूल डालते थे, फिर पूस में तो उसको कमरे के अंदर रखते थे। तो आधे में भैंस, आधे में मेरी चारपाई, और पेशाब करके जब वो पूंछ हिलाती थी तो मुंह पे गिरता था। मैंने बीएससी में इथेन मीथेन पढ़ी, लेकिन उस गोबर में डली हुई पेशाब में चलते हुए खुरों में मैं इथेन मीथेन सूंघ करके ही जवान हुआ हूँ, इसलिए उस दर्द को समझता हूँ। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और शहरी आवास बनाए। माफ करना, मैं देख रहा था, दिख जाएगा, जितने में एलवी पर्स की शुरुआत होती है उतने में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलता है। तो आपको अजीब लग रहा होगा कि ये आवास देके क्या किया। एक महिला ने कहा कि जरा रुक के जाओ, गांव में जा रहा था। भैया रुकना पड़ेगा, क्योंकि 6 बार चुनाव जीतने के बाद मैं आजकल एक्सियन कम रहा हूं, गार्जियन ज्यादा हो गया हूं अपने क्षेत्र का। एक्सियन इसलिए कि एक्सियन के रूप में सड़क, स्कूल, बिजली, पानी करता रहा, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कब्बाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन करता रहा। लेकिन आजकल मैं अवाबक हो गया हूं। भैया रुको, क्या हो गया? नहीं रुको। अरे जाना है बहन। नहीं रुकना पड़ेगा। अंदर गई, गरीबों के घर में घी नहीं होता है, तो सरसों के तेल में दीपक, मिट्टी के, उससे मेरी आरती उतारी। क्या हुआ? मोदी जी ने मेरे को मकान दिया, जो मेरी स्टाइल है, क्या बड़ा काम कर दिया। तो उसने कहा मैं बाहर छप्पर में सोती थी, रात में डर लगता था, कपड़े ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, और आधा गांव शराबी हो चुका है आजकल, तो मैं झिक के नहीं सो पाई कभी। ऐसी किसी 5 सितारा होटल में मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय द झिक के सोना? मैंने कहा जिसको आप साउंड स्लीप कहते हैं। कुछ को इसलिए नहीं आती है साउंड स्लिप कि ईडी का डर रहता है, सीबीआई का डर रहता है। उनका कारण दूसरा है, टेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन वो असुरक्षा की भावना से कभी पूरी नींद नहीं सोई। उसने कहा जब से मोदी जी ने मुझे ये 2.5 लाख का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास दिया, मैं कुंडी बंद करके सोती हूं और झुक के सोती हूं। ऐसी एक महिला ने कहा मोदी जी को राम राम कहना। मैंने कहा आप ही चिट्ठी लिख दो। कहा नहीं आप कहना। क्या हो गया? बोली मेरी विधवा पेंशन के 1000 रुपए महीने जब आते हैं, आने के 3 दिन पहले से मेरी बहू मेरे पैर दबाना शुरू कर देती है। तो केवल 1000 रुपए नहीं दिए, सम्मान कराना भी सिखा दिया है। मैं ऐसी योजनाएं बताऊंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इस बात को मैं कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई मेरे से पूछे कि सभी प्रधानमंत्रियों का नंबर 1 काम कौन सा है, कोई चांद पे जाना कहेगा, कोई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कहेगा, कोई 5 किलो गेहूं चावल फ्री का कहेगा, कोई विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन कहेगा, लेकिन मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड इस शताब्दी का सबसे बड़ा काम है। जब मैं लॉ एंड जस्टिस का एमओएस था तब भी कहता था, आज तो हेल्थ देख रहा हूं, तब भी मैं कहता था कि ये नंबर 1 है। क्यों? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क पा रहे हो, मात्र 12,000 का शौचालय, 2.5 लाख का मकान, 1,000 की पेंशन, 2-2 हजार की 3 किस्तों की किसान सम्मान निधि,
अथवा गैस सिलेंडर की सब्सिडी जिस देश में 80 करोड़ पा रहे हों, अगर वो बीमार हो जाए और धोखे से मेदांता, फोर्टिज, अपोलो या सर गंगाराम में घुस गए तो खेत बिक जाएंगे, सब जेवर बिक जाएगा, या 3 रुपए सैकड़े पे उधार लेंगे जो कभी नहीं पटा पाएंगे। हम गांव के लोग बीमारी के पहले दिन नोटिस में नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के अपने सर्दी जुकाम को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तीसरे दिन अपनी औकात के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। कई बार डॉक्टर कहता है कि 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। मैंने अपने गांव के आदमी से सुना है, भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स, 45 रुपए कुल है मेरे पास, इसमें जितनी दवा आती है वो दे दो, तो बिना रैपर के नीली पीली गोली देता है। हम सबको मरना है, लेकिन आयुष्मान धारक बिना इलाज के नहीं मरेंगे। इनकी संख्या 59 करोड़ हो चुकी है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा काम है। मेरा मन हो रहा था कि आप अपने अधीनस्थों के कुछ काम करा दें, जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, मात्र 20 रुपए साल। और जितने लोग यहां बैठे हैं ये 18 से 70 साल के बीच के बैठे हैं, सर को छोड़ के शायद। आप सब 2 लाख रुपए बीमे के हकदार हैं। गलतफहमी में हो गए कि आप बड़े वकील हैं, मैं गलतफहमी मंत्री हूं। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम, मंत्री, संतरी सब 20 रुपए का बीमा करा सकते हैं। देवी आपदा में मरने पे 2 लाख मिलते हैं। अधीनस्थों का करा दो अगर आपको ये रकम कम लग रही है। 440 में 18 से 50 साल की उम्र के, केवल 440 साल, जितने में सर्दी में एक अद्दा आता होगा, और वो 20 रुपए में तो बीड़ी बंडल आता है, रजनीगंधा और तुलसी भी नहीं आती। कोई दुनिया का ऐसा देश है जो 20 रुपए में 2 लाख देता हो। यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन रिश्तेदार, नातेदार, पत्रकार मरने पे केवल 13 दिन तक आ सकते हैं। 14वें दिन विधवा का तवा गर्म है या ठंडा ये पूछने कोई नहीं आता है। ऐसे में कुछ आता है तो वो कुछ पैसे छोड़ गया है, तो 2 लाख ये और 2 लाख वो, 4 लाख में कोई ढंग की कार नहीं आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट करना गरीब आदमी सीख जाए तो दाल रोटी चल सकती है। इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में ड्राइवर ना हो, मेड ना हो, पोछा वाली ना हो, बर्तन वाली ना हो, कपड़े धोने वाली ना हो। क्योंकि किटी पार्टी में आप जब जाती हैं तो आधा टाइम अपनी मेड के बारे में बातें करती हैं। मैं और मेरी वाइफ और मेड के बीच का वार्तालाप सुनाऊं, भाभी जी आपके यहाँ बहुत रिश्तेदार आते हैं, पॉलिटिकल लोग, तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। बर्तन धोऊंगी, मांजूंगी तो धोऊंगी नहीं, सब्जी काटूंगी तो छौंकूंगी नहीं, कपड़े धोऊंगी तो सुखाऊंगी नहीं, और सास बहू का सीरियल आएगा तो उसी समय देखूंगी। तो आप सबके यहाँ मेड्स होंगे, कृपया ये कर दें। ऐसा 20 का बीमा और 440 का भी बीमा उनका जरूर करा दें। तो अब ये योजनाएं तो बहुत लंबी। धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण ऑडियंस। मैं तो गांव देहात का एमपी हूँ, पहली बार आगरा से हुआ हूँ, जलेसर से हुआ करता था। तो पर्चे में शुरुआत विधायक बनाया, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, पर्चे आज तक कोई भी नहीं दे पाया। एक छोटा सा है, केवल 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, 1 बार विधानसभा, योगी जी का कैबिनेट मंत्री, मोदी जी का राज्य मंत्री। और अब हैसियत ऐसी है कि अखिलेश यादव से चुनाव करहल में लड़ता हूँ, डिम्पल यादव से फिरोजाबाद लड़ता हूँ, अखिलेश यादव से फिरोजाबाद लड़ता हूँ, उनके भाई अक्षय से लड़ता हूँ।